जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024-25 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के रोज़ की तरह आज इंपॉर्टेंट कुछ अलग क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज की क्लास जो है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। अब यहाँ पे पहले तो चलेंगे एक बार उन सभी दोस्तों को देखेंगे जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राज भैया कह रहे हैं नाइस क्लास सर। भाई राज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान यादव और विनोद भैया यहाँ पे आंसर कर रहे हैं और हाय हाय बोल रहे हैं। और मीटू कह रही हैं सर आप अच्छे से स्टडी करते हो। जी बेटा। और यहाँ पे देखो सीमा है, सौरभ हैं, योगेश भैया हैं, सर आरपीएफ की क्लास दे दिया करो, टाइम पता है। हाँ भाई, वो एक्चुअली ऐसा हो गया था, कल जो क्लास है बंद रही थी क्योंकि मैं कल ना थोड़ा घर आया हुआ था तो उस चक्कर में मैं क्लास नहीं कर पाया। और यहाँ पे देखो अपना खंडवा चेतन भैया ओके सर बोल रहे हैं, शिव कुमार हैं और यहाँ पे संतोष भैया हैं और सृष्टि डीएनए सर जी। हाँ बिल्कुल आपका आंसर सही है। और यहाँ पे अजरुद्दीन भैया 46 का जवाब राष्ट्रपति है। जी हाँ। और रोहित कुमार आंसर कर रहे हैं, मीटू हैं। और यहाँ पे रोहित ये अलख निरंजन तिवारी, थैंक यू गुरुदेव, वेरी वेरी नाइस भाई, आप खुश रहो। और यहाँ पे देखो दिव्या चौरसिया हैं, रामचंद्र जय हिंद सर, नाइस क्लास सर, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएं, इन्होंने ये बोला था। ठीक है। और ये हरधन मंडल, तो भैया इनका नाम कुछ ऐसा है, तुषी चौहान, अपना चेतन भैया। और यहाँ पे देखो लोकल क्वीन, थैंक सर जी। और हर्ष भैया हैं, यहाँ पे कुलदीप भैया हैं और सोनम एसके हैं। और यहाँ पे सीमा है, गिरिराज सिंह है और निर्मल भैया है। क्या कह रहे हैं, जय हिंद सर जी, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच जी। और यहाँ पे पूजा यादव, नाइस सर बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजा यादव जी ने पहली बार कमेंट किया है, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे निर्मल जो है इन्होंने भी पहली बार कमेंट किया है, गिरिराज भैया ने भी पहली बार किया है। और सचिन और रुस्तम थैंक्स सर, आप की क्लास अच्छे से समझ आती है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपको क्लास जो है अच्छे से समझ आए। तो बिल्कुल चलते हैं दोस्त अपने क्लास में और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न। उससे पहले एक मैं आपके लिए मोटिवेशन लाइन बोलूँगा आज, कि संघर्ष में अकेले ही चलना पड़ता है, सैलाब तो सफलता के बाद उमड़ता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और हम अपने संघर्ष की तरफ निकल लिए। और यहाँ पे देखो हमारा पहला प्रश्न है कि तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का जो आयोजन है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, विश्व खाद्य भारत है ना 2024 तीसरा संस्करण था ये भी याद रखना है। यहाँ पे पेन देखो मैंने सेलेक्ट किया और नहीं हुआ, एक बार मैं पेन यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ। ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, तीसरा संस्करण था, ये भी आप याद रखना। ठीक है ना। और 2024 में हुआ है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला गेज कौन सा है। गेज पता जो बोलते हैं ना हम लोग, बड़ी लाइन। तो अब बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी लाइन है। बड़ी लाइन का मतलब है ब्रांड गेज, है ना, ब्रांड गेज, ऑप्शन सी। तो ब्रांड गेज यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो दोनों पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है ना, वह याद रखना 5 फुट 6 इंच होती है। और अगर मीटर में पूछेगा तो याद रखना 1.7 नहीं, यहाँ पे 7 नहीं होगा, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा, 676 मीटर होता है। ठीक है ना, ये देखो याद रखना। तो मीटर में भी, फुट में भी मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्रांड गेज है, ये भी आप याद रखना। और उसके बाद आपका मीटर गेज जो होता है वो 1 मीटर का होता है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा है जो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे देखो याद रखना भैया, जो डेबिट कार्ड है ये तो भैया हमारा ही पैसा हमें देता है। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड आपको लगा के आना है। और ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा है। तो इसका आप जवाब करिए, तब तक मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी को भी, है ना, तो 50 पीडीएफ तो ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है ना। और उसके बाद में मैं बता दूं कि जो आज आप ये क्लास देख रहे हो इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी और बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं, 1 रुपया तक नहीं।
ठीक है ना, बिल्कुल फ्री। बस उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करने का भी कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। और ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको लगभग 50 ये और बाद बाकी जो रोज़ PDF आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बताऊं, आप कमेंट बॉक्स में बोल देना PDF लिख देना या टेलीग्राम लिंक लिख देना, मैं आपको रिप्लाई में वापस सेंड कर दूंगा और आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये देखो इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और देखो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति ही क्यों कहते हैं इसे, अक्टूबर क्रांति क्यों नहीं कहते हैं बताओ। इसे इसलिए अगस्त क्रांति कहते हैं कि ये भैया जो प्रारंभ हुआ था आंदोलन 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 8 अगस्त 1942 को ये आरंभ हुआ था, है ना, शुरू हुआ था। तो भाई जब 8 अगस्त को हुआ था तो इसका दूसरा नाम जो है वो अगस्त क्रांति है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी, तो यहाँ दिया है जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे। जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे। तो आप देखो ये आपकी करंट का है, अभी भी उतने ही देश हैं। तो यहाँ पे याद रखना टोटल जो देश हैं उनकी संख्या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों पता है, अब आप कुछ ज़्यादा सोच रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, मात्र 16 देश। कितने? 16। ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम इनमें से ऑप्शन डी को चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं वहाँ पे नोट कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि करंट का भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ दिया है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है। देखो रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मैं अभी आपको अवगत करा दूं। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, है ना, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या फिर परियोजना, ठीक है ना। कॉरिडोर भी लिखा हुआ मिलेगा या परियोजना मिल जाए, दोनों आप ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन ए जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है निम्नलिखित झील में कौन सा नमकीन पानी का झील है। उस दिन भी, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे पूछा था, उसमें मृत सागर था ऑप्शन में, है ना, तो मृत सागर को हम लोगों ने टिक किया था। अब यहाँ इनमें से बताना है कि बुलर झील, डल झील या सांबर झील। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे सही जवाब आपका सांबर झील हो जाएगा, सांबर झील ऑप्शन सी, है ना। और ये मैं आपको बता दूं ये कौन से राज्य में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया राजस्थान में स्थित है। और आपकी बुलर और ये डल दोनों हैं मीठे पानी की झील। क्या? मीठे पानी की झील। देखो ये भी लिख लेना, और ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ना। तो यहाँ पे आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सांबर झील राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। मुझे लग रहा है आज का ये आपका टेस्ट पेपर है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो है लगभग 71 या 2% के लगभग आपके उसमें पाई जाती है, सूरज में पाई जाती है ना। उसके बाद हीलियम पाई जाती है सूर्य में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है सूर्य, ये भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बम भी वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर, तो ये भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन से ये हो गया। और देखो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन 21%, मतलब 21% पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। भाई जो हमारे बालों में मौजूद प्रोटीन है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे। देखो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो याद रखना। और ये उसमें आरआरबी में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप बताएंगे कैराटीन। कैराटीन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, कौन सा हो जाएगा? कैराटीन। और मुझे उम्मीद है आपने यही आंसर भी किया होगा। और मैं बता दूं ये गेंडे के सींग में भी पाया जाता है, गेंडे के सींग में भी पाया जाता है। यहाँ पे देखो मैंने गेंडा गलत लिख दिया, गेंडे की सींग में भी पाया जाता है, फिर भी गलत लिखा, सॉरी। देखो गेंडा के सींग में भी पाया जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन दिवस जो है वो किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ
मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे और कब मनाया जाता है वो भी बताना। तो एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। पहला तो याद रखना कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है, ऑप्शन सी है ना, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है ना, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो स्वच्छ भारत पूछा गया है दिवस, या स्वच्छ भारत यहाँ पे पूछ लेता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? तो मैं आपको बता दूं 2024 में इसका 10वां संस्करण मनाया गया था। कौन सा? 10वां वर्षगांठ या संस्करण कह सकते हैं, वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ये कब चालू हुआ होगा? 2 अक्टूबर 2014 को ये चालू हुआ होगा भैया, है ना, तभी तो 10 वर्ष हो जाएंगे। तो याद रखना स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। और अगर पूछा जाएगा ये दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती पर मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे दिया है निम्न में से उपराष्ट्रपति जी किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत सभी ने आंसर किया होगा, राज्यसभा, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या? राज्यसभा। इनके उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, कम से कम? तो आप सभी को पता है कि भैया 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। आनंद मठ पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक हैं वो बताना है कि इनमें से कौन है। तो याद रखना भैया, ये पुस्तक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है आनंद मठ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में। और देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से याद रखना वो कौन सी, गीतांजलि, है ना, गीतांजलि, जो कि इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था ना, साहित्य के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और क्योंकि ये भी आपसे पूछी जा सकती है गीतांजलि, तो वो भी याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। उत्तर मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? उत्तर मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? तो भैया उत्तर मध्य रेलवे जो है इसका यहाँ पे स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। इसका मुख्यालय भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना भैया, पहले तो उत्तर मध्य रेलवे का जो स्थापना वर्ष है वो है 1 अप्रैल 2003। क्या है? 1 अप्रैल 2003। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है सॉरी तो वो पता क्या है? वो है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। तो ये भी आप, जिसे अब प्रयागराज बोलते हैं, तो ये भी याद रखना। 2010 यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, 2010 है मेट्रो रेल कोलकाता का। किसका? मेट्रो रेल कोलकाता का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 2019 सबसे बाद का है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दक्षिण तटीय है ना, दक्षिण तटीय रेलवे, मतलब कि विशाखापत्तनम, है ना, विशाखापत्तनम। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, नोट किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि नरेगा कब प्रारंभ हुआ था, फिर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, ये सब मैंने आपको पहले बताया है ना। तो यहाँ पे पहले तो आप ये बताओ कि नरेगा का जो पूर्ण रूप है, पूरा नाम है, वो क्या है इनमें से? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नरेगा का जो पूरा नाम है वो आपने बता दिया होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये हो गया मनरेगा का, है ना। तो ये आप याद रखना, यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो अगर नरेगा का पूछेगा तो ये महात्मा गांधी हटा देना है। जब इसका नाम मनरेगा किया गया था, देखो यहाँ पे ऑप्शन में मुझे ये टिक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मत कहना कि गलत आंसर कर दिया आपने। देखो अगर मनरेगा का पूछा जाए, एम लगा हो आगे, ठीक है ना, एम लगा हो तो महात्मा गांधी जुड़ जाएगा नाम, ठीक है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर नरेगा पूछा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम करना है, ठीक है। आ गया ना समझ में? तो यहाँ पे आंसर मैंने कर दिया है टिक, आप नोट कर लेना इसको अलग से, ठीक है ना। और इसका जो शुभारंभ था वो याद रखना, नरेगा का, वो 2 फरवरी 2006 को हुआ था। और फिर इसका जो नाम मनरेगा किया गया था ना,
मनरेगा जब कर दिया गया था इसका नाम, वो किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। देखो ये चीज़ें आपके लिए सीखने वाली हैं। ये मनरेगा कर दिया गया था और ये नरेगा था, तो बस एन जुड़ा था, महात्मा गांधी यहाँ पे जुड़ गया है ना। लेकिन आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने टिक इसलिए किया है कि आप इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे और नोट भी करेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो आप क्या बताएंगे, किसके द्वारा किया गया था, बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो, पहले तो याद रखना प्रश्न का जवाब 1902 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1902, ठीक है ना। ये वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन है ना, कर्जन। तो याद रखना जो कर्जन था, जो वायसराय कर्जन था, उसके द्वारा इसे गठन किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे 1902 में। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भैया पहली महिला पूछा गया है तो वो थी मैरी क्यूरी। कौन थी? मैरी क्यूरी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे या मैडम क्यूरी लिखा हुआ मिले या मैरी क्यूरी। इन्हें मिला था उसके लिए रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, है ना। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इन्हें मिला था। कब मिला था? तो 1903 में मिला था। कब मिला था? 1903 में मिला था। और इनके साथ में वो थे एक पियरे क्यूरी, है ना, उनको भी। और देखो एक चीज़ और याद रखना, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इनके नाम पर जब ये नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया तो ये कब किया गया था? 1901 में, है ना। और 1903 में मैरी क्यूरी को मिला था। तो ये भी आप याद रखें। मदर टेरेसा को भी याद रखना, इन्हें भी मिला था। कब मिला था? इन्हें मिला था 1979 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो ये आपके करंट से 2024 के करंट से संबंधित क्वेश्चन है। याद रखना सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं 17 पे रुकता हूँ, लेकिन आज 18 पे रुकूंगा और 1 मिनट के लिए रुकूंगा। और जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ कि हो सकता है मेरी जवान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी मेरे दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस बार सभी को 100% सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, 100% सफलता मिलेगी। लेकिन एक मैं आपसे एक हिंट देना चाहता हूँ कि दोस्त कहते हैं ना कि असंभव को संभव बनाने के लिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बस पागलों जैसा जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पागलों जैसा जुनून होना चाहिए। और अगर है आपके अंदर पागलों जैसा जुनून तो आप 110% सफल हो जाएंगे। इस चीज़ को मेरी मान लेना। और देखो यहाँ पे याद रखना, जो आपसे पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे NFR की लंबाई कितनी है? तो भैया देखो पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे NFR की लंबाई यहाँ पे पूछी गई है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? करो टिक। थोड़ा क्वेश्चन जो है आपको हार्ड लग रहा होगा, है ना। तो पहले तो मैं आपको इसकी लंबाई बताऊंगा। 4348 किलोमीटर। कितनी है? 4348 किलोमीटर। याद रहेगी ना। अब देखो इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय भी याद रखना। देखो मुख्यालय जो है वो है गुवाहाटी के मालीगांव में। कहाँ पर? मालीगांव में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो कब की गई थी और कहाँ की गई थी? बताइए। तो पहले तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि इसकी स्थापना जो है वो 1897 में की गई थी। कब? 1897। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और भाई ये प्रथम था हमारा, इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि याद रखना दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। और देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, दार्जिलिंग का जब नाम आया है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है। जो GI टैग है ना, जो GI टैग हैं, सबसे पहले किसे मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को मिला था, ठीक है ना। दार्जिलिंग
चाय को सबसे पहले मिला था। और जीआई टैग की जो समय सीमा होती है वो होती है 10 वर्ष। कितनी होती है? 10 वर्ष। अगर राज्य चाहे तो इसे असीमित काल के लिए रिन्यू करवा लेता है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ छूट रहा है। छूट ये रहा था कि यहाँ पे मुझे ये जो 1902 ऑप्शन में दे रखा है ना, यहाँ से भी देखो प्रश्न का जवाब तो ऑप्शन ए था ही, यहाँ से कुछ और भी याद आ गया था। एक वो है जल विद्युत, उसका नाम शिव समुद्रम है ना। कौन सा है? शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम जो है उसे भी आपको याद रखना है। और कौन सी नदी पर है? तो वो है कावेरी नदी पर। देखो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा भूल रहा था, हालांकि अगले प्रश्न पे पहुंचते ही याद आया तो मैंने वापस आया। और याद रखना है, ये पता इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो पहला तो आपका ये है ही दार्जिलिंग वाला, ये आपका दूसरा है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? शिव समुद्रम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन दिया गया है? किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन दिया गया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रोज करते हो अनुच्छेद 280, है ना, रोज करते हो अनुच्छेद 280 यहाँ पे वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। और देखो गठनकर्ता कौन है ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो याद रखना हमारे राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति जी करते हैं। याद रखोगे 368 जो है ये संविधान संशोधन दिया गया है, इसमें संविधान संशोधन दिया गया है। कौन से देश से लिया गया है ये? तो याद रखना भैया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किससे? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। और देखो अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देता था, है ना, जिसे अब हटा दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से जीएसटी कौन सा कर है? निम्नलिखित में से जीएसटी कौन सा कर है? भाई जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। अब यहाँ पे आपको बताना, जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा यार, इसीलिए मैं रोज कुछ ना कुछ घुमा के आपको बताता रहता हूँ। याद रखना अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखना भैया 1 जुलाई 2017 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था। पहला देश वो कौन सा था जिसने जीएसटी लागू किया था? पहला देश बताओ। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि भैया वो देश है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। फ्रांस ने जीएसटी को कब लागू किया था? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना 1954 में ही, है ना। 1900 देखो हम 1947 में आज़ाद हुए थे और फ्रांस ने 1954 में अपने देश में जीएसटी लागू कर दिया था, है ना। और देखो मैं आपको बताऊं जो हमारा जीएसटी है वो किस मॉडल पर आधारित है, किस देश के मॉडल पे? तो वो भी याद रखना भैया कनाडा मॉडल पर, है ना, यहाँ पे कनाडा मॉडल पर। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बताता हूँ कि जो जीएसटी थी ना, इसे राष्ट्रपति जी से कब मंजूरी मिली थी? बताओ कब उन्होंने साइन किए थे? तो वो किए थे 8 सितंबर 2016 को। कब किए थे? 8 सितंबर 2016 को। तो ये भी आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे ही क्लास से बाहर जाओ जितना भी आपने स्क्रीनशॉट लिया हो उसे एक बार नोट जरूर कर लेना, तो भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है ना। और देखो यहाँ दिया है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? देखो शक संवत, विक्रम संवत, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो विक्रम संवत का जो आरंभ है वो याद रखना 57 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। कौन सा? ऑप्शन ए। और जो आपका शक संवत है वो याद रखना 78 ईसा पूर्व, है ना। जो आपका शक संवत है वो 78 ईसा पूर्व, तो ये 78 ईसा तो आप याद रखेंगे। और कनिष्क के शासनकाल में, जिस पे अभी हमारा जो कैलेंडर है वो आधारित है ना। तो ये आप याद रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? देखो ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, करंट से संबंधित क्वेश्चन था, है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो वो राज्य याद रखना झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड, ऑप्शन ए। देखो ये करंट का क्वेश्चन बोल के मुझे एक चीज़ याद आ गई। मुझे ना कल किसी ने कमेंट किया था कि भैया एक करंट अफेयर पे भी क्लास बना दिया करो, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि आपने कहा है तो ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा है तो अगर मैं रोज़ क्लास ना करा पाया तो कोई बात नहीं, 10 दिन या 15 दिन का करंट, है ना, एक क्लास में,
ऐसा कुछ कर लूँगा। और देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से संसद का सत्र नहीं है, इनमें से कौन सा है जो, सॉरी नहीं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, गलत पड़ गया। निम्नलिखित में से संसद का सत्र है, तो संसद के सत्र तो भैया ये तीनों हैं, है ना। ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ये बजट सत्र होता है ये कब से कब तक होता है, तो ये आपका फरवरी से मई तक होता है ना। मानसून सत्र जो आपका है ये आपका जुलाई से लेके सितंबर तक रहता है ना। और शीतकालीन सत्र जो आपका है वो आपका हो जाएगा नवंबर दिसंबर, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कामयानी किसकी कृति है। देखो कामयानी कृति यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी कृति है कामयानी। तो भैया आप ये, और मैं बता दूं ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हिंदी भाषा में महाकाव्य है और ये किसकी कृति है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे सही जवाब। और ये हिंदी भाषा में महाकाव्य है, ये तो आपको पता ही चल गया। इसका प्रकाशन जो है 1936 में हुआ था। कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में हुई थी। तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे महर्षि पाणिनि जी दिए हैं, इनसे एक याद रखना अष्टाध्यायी। क्या, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी भी आप याद रखें, कौन लिखे गए, पाणिनि जी। तो ये भी आप याद रखना। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो गया। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मधुमेह सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो दिया है निम्न में से अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है। अनुच्छेद 279A पूछा गया है। तो अनुच्छेद 279A जो है वो आप याद रखना भैया, ये जीएसटी से संबंधित है। अभी मैंने जीएसटी से संबंधित और भी आपको बताया था, यहाँ पे याद रखना ये जीएसटी से संबंधित है। और मैं आपको बताऊं जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, है ना। तो ये भी आप याद रखना, अनुच्छेद और संशोधन यहाँ पे दोनों आपको मैंने बता दिए। उससे पहले कब ये लागू हुआ था, कब इस पे राष्ट्रपति जी ने साइन किया था, कौन सा देश था जिसने पहली बार जीएसटी लागू किया, फ्रांस। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो यहाँ दिया है पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि पोंगल किस राज्य से संबंधित है ना। यहाँ पे ये पूछ लिया कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, याद रखना भैया। यहाँ ऑप्शन में तो सूर्य दे रखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सूर्य आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। सूर्य यहाँ पे आपका सही जवाब। इसमें अगर आपको इंद्र भी दिया होता, भगवान इंद्र, तो आप बिल्कुल टिक कर सकते थे, है ना। भगवान इंद्र और सूर्य की जाती है। और ये मैं आपको बताऊं ये किस टाइम की जाती है, फसल कटाई के टाइम पर। क्या, फसल कटाई के समय की जाती है। तमिलनाडु में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, और आपका कर्नाटक हो गया, आपका केरल हो गया, है ना। तो इन सभी में ये होता है। तो आप याद रखना। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत पड़ गया, लेकिन मैंने एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। तो देखो ये आपके करंट से संबंधित और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना वो राज्य हो जाएगा असम। कौन हो जाएगा, असम। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो 30वां क्वेश्चन है, और मैं सिर्फ आपसे एक लाइन कहूँगा कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद जो है वो पार करनी पड़ती है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि जिस काम को करने में आपका दिल लगता है ना, उस काम में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आपको पढ़ाई में मन लगता है तो मैं देखो पढ़ाई में तो किसी का मन नहीं लगता, सच्चाई तो यही है ना मेरा ना आपका, लेकिन मन लगाना पड़ता है। कैसे, कुछ हमारी दिक्कतें हैं, है ना, जो दिक्कतें हमसे नहीं देखी जाती, हमारी फैमिली की दिक्कतें, हमारी फाइनेंशियल दिक्कतें, जो हमें लगता है कि यार नहीं ये हमें ही करना है, हमें ही बदलना। मैंने उस दिन आपको परसों बोला था कि आप ना अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए पैदा हुए हो, तो आपको ये लगे कि आपका जीवन जो है वो सरल है, तो नहीं हो सकता है ना। और नहीं तो आपको जो कष्ट हैं
वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएंगे। अगर अभी आपने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो समय निकलने के बाद ये और ज़्यादा कष्ट देंगे। मैं आपको सच बताऊं दोस्त, एक टाइम वो था कि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला अपनी समस्याओं से लड़ रहा था। आज भी लड़ रहा हूँ, लेकिन आज इतना है कि आप सब मेरा सहयोग करते हो, क्लास को लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। मुझे अच्छा लगता है, मैं और पढ़ाई करने में मन लगता है मेरा, और मुझे पता है कि मैं एक दिन सफल हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने उन कष्टों को देखा है, सहा है और महसूस किया है उस गरीबी को। और आज भी आप लोगों के सहयोग से मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि अगर अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहते हो तो जीवन में कुछ दिनों के लिए सन्यासी हो जाओ। सन्यासी का मतलब सिर्फ अपनी पढ़ाई और खुद से मतलब रखो। ठीक है ना दोस्त, प्रॉमिस करो मुझसे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है, चालक में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? चालक में बल की जो दिशा है वो किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो याद रखना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो भैया मैं आपको बता दूं, WBC और RBC, मतलब ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। और कुछ दोस्त मुझसे ये भी कहते हैं कि भैया आप इतने समझदार कैसे हैं इस उम्र में, है ना, 22-25 की उम्र में कोई भी बिगड़ जाता है, आप ऐसे इतने समझदार क्यों हो? मैं आपको बताऊँ ना, मेरे मुँह पे मेरे रिश्तेदारों ने ये कह दिया कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं। मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि इनसे रिश्तेदारी नहीं चलानी। मैंने उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि मम्मी, रिश्तेदारी चलानी है, सब कुछ चलाना है, हम नहीं चलाएंगे, ये चलाएंगे। और ये मेरा आपसे बस प्रॉमिस है, इतना याद रखना कि जिसने भी आज हमें हमारे इस बुरी हालत में, है ना, हमारे इस संकट की घड़ी में हमें छोड़ा है ना, उसको एक दिन घुटनों पे खड़ा कर देना है। इतनी मेहनत करूँगा, उनसे कुछ नहीं कहूँगा। देखो जीवन में ना कभी किसी को पलट के जवाब मत दो, खुद पे काम करो, इतना काम करो कि देखो सामने वाले को अगर सफलता में हराना है तो पहले उसे मेहनत में हराना पड़ेगा। जितना वो मेहनत कर रहा है उससे ज़्यादा मेहनत करो, आप उससे आगे निकल जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से दोस्त कोई रोक नहीं सकता। और देखो यहाँ पे प्रश्न है कि मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो एक तो भैया आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। उत्तराखंड में तो पाए नहीं जाते हैं और उत्तर प्रदेश में भी नहीं, तो ऑप्शन ए। और मैं बता दूं, देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और आपके गुजरात में पाए जाते हैं, और केरल में पाए जाते हैं, और गोवा में पाए जाते हैं, है ना, मैंग्रोव वन। तो ये यहाँ पे आप सभी नामों को एक बार नोट कर लो, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और गोवा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन में दे रखा है, तो सही जवाब हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखो HW है, ये जो परसों क्लास हुई थी ना हम लोगों की, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, है ना। और इसका आंसर जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ उसने क्लास को पूरा देखा है। तो बिल्कुल दोस्त, और इसका आंसर आप करिएगा, अगर नहीं पता है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, है ना, ABCD में से टिक करिएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और सही क्वेश्चन का आंसर सही करने की कोशिश करना, गूगल मत करना। देखो यहाँ दिया है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भैया किसका? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, अनुराग गर्ग को। किसे? अनुराग गर्ग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्वनि की गति जो है वो किस में धीमी होती है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर करो। और देखो मैं एक चीज़ हमेशा सोच लेता हूँ, और आपसे भी यही कहता हूँ कि जो सबको दिलासा देने वाला शख्स होता है ना, जो सबसे कहता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आप टेंशन ना लो, जबकि उसके पास बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो याद रखना, जो सबको दिलासा देने वाला शख्स होता है, अक्सर वो अपने दुखों में अकेला होता है। और आप अगर अकेले हैं तो आप ये अपने लिए अवसर समझिएगा आगे निकलने के लिए, है ना।
ये आपके लिए अवसर है कि आप आगे निकल सकते हैं। और अगर आपने वर्दी ले ली ना इस बार, सोचो एक दिन आपके पास थार भी होगी, या एक दिन आपका मकान भी भयंकर बना होगा, है ना, एकदम लल्लन टॉप कोठी बनी होगी। तो सोचो ये सब सपने और आज आप जहाँ हो, तो इनके बीच में पता बस फासला कितना है, आपकी मेहनत का, बस और कुछ नहीं। एक जनरल बोगी से एक एसी फर्स्ट क्लास तक का जो डब्बे होते हैं ना, इनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस दूरी को तय करने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है, बहुत कष्ट होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दूरी को तय कर लेता है ना, वो जनरल से एसी में पहुंच जाता है। समझ रहे हो ना, वो ट्रेन में श्रेणियाँ। तो बिल्कुल आप इसका जवाब कर चुके होंगे। और अगर किसी को मेरी बात से कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। और याद रखना, यहाँ पे सही जवाब आपका गैस हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता तो आप ठोस को टिक कर देते, है ना। सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। और देखो एक चीज़ याद रखना, एक प्रश्न और यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि वायु जो है वो क्या है। तो याद रखना भैया, वायु एक गैसों का मिश्रण है। क्या है, वायु जो होती है वो गैसों का मिश्रण होती है। और एक प्रश्न वो भी पूछ लिया जाता है कि हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो याद रखना भैया 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये इसको भी आप नोट करेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से जड़ों के रूपांतरण हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि जड़ों के रूपांतरण इनमें से कौन सा है, मूली है, गाजर है, आलू है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे। देखो यहाँ पे मूली भी आपका सही जवाब होगा और गाजर भी आपका सही जवाब होगा। मतलब ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था ए और बी दोनों, है ना। यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए था ए और बी दोनों। तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपसे कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों यहाँ पे आपका सही जवाब। देखो आलू जो है आपका आलू हो गया, और साथ में आपका एक प्याज हो गया, है ना। ये जो होते हैं ये जड़ों के रूपांतरण नहीं होते हैं, ये तने के रूपांतरण होते हैं, है ना, ये तने के। तो ये याद रखना, तने का पूछा जाएगा तो आलू और प्याज, और अगर जड़ों का पूछा जाएगा तो मूली और गाजर, ऐसे याद रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया मानव शरीर में कहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, देखो पिट्यूटरी ग्रंथि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले जवाब करिएगा, जिनने जवाब कर दिया हो याद रखना मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब किया होगा। इसे वो भी कहते हैं क्या, मास्टर ग्रंथि, है ना। मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, या इसे आप बोल सकते हो पीयूष का भी नाम दे सकते हो, पीयूष ग्रंथि भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये पिट्यूटरी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व, खाली स्थान है। तो दूध से दही क्रीम निकालने पर दूध का जो घनत्व है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या समान रहता है। तो थोड़ा सोच के जवाब करना। तो बिल्कुल आपने सोच लिया ना, बढ़ता है, तो बिल्कुल सही जवाब है भाई। जब दूध से क्रीम निकल जाता है ना, तो दूध आपको पतला लगने लगता है, तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, ऐसे समझ लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। इन धनुष के बीच का रंग क्या होता है। भाई 7 रंग होते हैं, है ना, ये तो सभी को पता है। यहाँ पे बीच का रंग पूछा है कि बीच का रंग कौन सा होता है, बताओ। मतलब 3 इधर छोड़ दो, बीच का बता दो। तो देखो मैं यहाँ पे आपको सब बताऊँगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा कि जो मेरे नए दोस्त हैं वो एक बार आप क्लास को लाइक करेंगे, और वेल आइकन को दबाना, जब चैनल को सब्सक्राइब करो तब घंटी वाला आइकन आएगा, उसे ज़रूर दबा देना, ठीक है ना। और अगर वाकई में तुम इस भाई की मदद करना चाहते हो तो मेरे जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट है आप लोगों का, बहुत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग, उसके लिए तो पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन धनुष के बीच का रंग यहाँ पे पूछा गया है, तो याद रखना वो होता है हरा। कौन सा होता है, हरा होता है, ठीक है ना। देखो बैगनी होता है, इंडिगो होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, और लाल होता है। तो सबसे बाद का लाल होता है, सबसे ऊपर का बैगनी होता है, बीच का हरा होता है, और बाद बाकी मैंने आपको 7 के 7 रंग बता दिए, आप नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी, देखो यहाँ पे बैक हो गया था।
देखो यहाँ दिया है केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये देखो आपके करंट का क्वेश्चन है ना, 2024 के। अब बताओ जो चंद्रयान 4 मिशन है उसके लिए कितने रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम जो हैं बिल्कुल सही टिक करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है और याद भी रखना 2104, है ना, ऐसे 2104 और 06.06, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी। भैया दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना भैया ये हुई थी 1582 में। कब हुई थी, 1582। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। 1556 दे रखा है और एक आपसे 1526 पूछा जाता है। ये 26 वाला पानीपत का प्रथम युद्ध है जो मोहम्मद गौरी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, है ना। और ये जो दूसरा वाला है ये अकबर ने लड़ा था, है ना, जो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। 1576 यहाँ पे दे रखा है, 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था बताओ। तो याद रखना भैया हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो ये भी याद रखना। और देखो जो यहाँ पे ये 1556 दे रखा है ना, ये तो पानीपत का 2656 और 1761 3 युद्ध हुए थे। ये याद रखना यहीं पे अकबर का राज्यरोहण भी हुआ था, अकबर का राज्यरोहण भी हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा गया है। तो भैया ये याद रखना ये था वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कब बना था तो वो भी याद रखना 1772 में, 72 से 85 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहा था और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, द्वैत शासन वाला। तो द्वैत, है ना, द्वैत कैसे लिखा जाएगा यार, द्वैत, है ना, द्वैत शासन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया है ना, कि ये 2 जनवरी 1954 में हुआ था। कब, 2 जनवरी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न प्रारंभ हुआ था, है ना। और ये सर्वोच्च सम्मान है ना, भारतीय सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। और ये जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मिला था वो याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, है ना। कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना, पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ये भी याद रखना। और प्रथम महिला जो थी उन्हें मिला था इंदिरा गांधी जी को। कब मिला था, तो याद रखना 1971 में मिला था। देखो है, तो यहाँ पे मैंने पुरुष और महिला दोनों आपको बता दिए, याद रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो भैया बंगाल का तो कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे, दामोदर नदी को। कोसी बिहार का शोक है, किसका, बिहार का शोक। पता है इसे क्यों कहते हैं, मैं पहले यही सोचता था कि भैया इस नदी को यहाँ का शोक क्यों कहते हैं। मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती है तो ये यहाँ पे जैसे कि ये बंगाल में दामोदर, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट, ठीक है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, देखो मानव के शरीर में तो भैया 206 होती हैं, नवजात शिशु में 300 होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। ये प्रश्न मैंने एक बार आपको और बताया है। मानव की खोपड़ी में होती हैं 22 हड्डियाँ। कितनी होती हैं दोस्त, 22 होती हैं। अगर किसी ने 8 को टिक किया था तो याद रखना ये कपाल हड्डियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं, कपाल हड्डियाँ। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और 14 दे रखा है, ये याद रखना चेहरे में होती हैं। चेहरे में कितनी होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वासन दर है वो क्या होती है, वो होती है 16 से 18 बार। कितनी होती है,
16 से 18 बार। और देखो जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है वो याद रखना कितना होता है, अधिकतम 120 और कम से कम 80, है ना। जो बीपी नापते हो ना, ब्लड प्रेशर, तो वो यहाँ पे वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क का वजन जो है, दिमाग का मस्तिष्क का जो वजन है महिलाओं का होता है 1350 ग्राम लगभग, है ना, और पुरुष का 1400 ग्राम। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। और यहाँ पे देखो मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? किसने लिखा था राष्ट्रगान, पता है आपको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एक बंगाल का भी लिखा था, आनार सोनार बांग्ला करके, है ना। तो याद रखना राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया कब गया था? तो ये कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इसे गाया गया था। और इसे संविधान ने कब स्वीकार, संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया था? तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को। ये कब स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान ने स्वीकार किया था। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे 27 दिसंबर 1911 सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बस अब हमारे 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन एक लाइन सुनाऊंगा कि जिंदगी में सब कुछ देख लिया, बस अब खुद को कामयाब होते हुए देखना बाकी है। सच में दोस्त अब तो भूख लगी है कामयाबी की, और जिसको भूख लगी होती है ना कामयाबी की, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि हर पतंग की किस्मत में होता है कूड़े के डब्बे में जाना, है ना। हर पतंग की किस्मत में कूड़े के डब्बे में जाना लिखा होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो आपको आसमान छू के दिखाना है दोस्त। और यहाँ पूछा है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, ये 1875 में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, है ना, मुंबई में। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आप याद रखेंगे। और चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इजी क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये आपको आज रिपीट करा दिया। 15, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 15। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? बताओ, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तमिलनाडु को टिक किया होगा, ऑप्शन ए, और आपका यहाँ पे ऑप्शन ए तमिलनाडु क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे दिया गया है कि सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? देखो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्त? हिमाचल प्रदेश में। ये 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील। तो आप याद रखेंगे। और देखो अब मैं लास्ट में एक बार कहूँगा, जिन भी दोस्तों ने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप बैक बटन दबाने से पहले एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और थोड़ी सी मेरी हेल्प करिएगा, क्लास को शेयर कर देना, ठीक है ना। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और मिलते हैं दोस्त अब SSC GD की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।